हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का हमारा सेशन वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 2 से लेकर 8 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आराम से सेशन को एंड तक देखिए। आज थोड़ा मुझे फीवर है तो आपको आवाज अलग लग सकती है। आराम से सुनिएगा, सेशन को पूरा समझ में आएगा, कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए टॉप 25 करंट अफेयर यहां पर हम समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस दो आर्द्र भूमि को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो रिसेंटली दो आर्द्र भूमियों को, दो वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में रजिस्टर किया गया। एक है पटना पक्षी अभ्यारण्य और सेकेंड है छारी ढांड। ये देखने को मिलता है कच्छ, गुजरात में। पटना पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये यूपी में स्थित है। पटना नाम सुन के बिहार मत लगा के आ जाना, ये स्थित है यूपी में। तो आइए दोनों के बारे में जान लेते हैं। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। इन्होंने दो नई वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल करने की घोषणा की है। तो एक है पटना बर्ड सेंचुरी, यूपी के एटा में है ये। इसे रामसर साइट में शामिल किया गया और इस तरीके से ये यूपी की 11वीं रामसर साइट वेटलैंड बनी है। 178 बर्ड स्पीशीज यहां पर देखने को मिलती है, 252 प्लांट स्पीशीज यहां पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है बायोडायवर्सिटी के लिए। तो एक तो ये हो गई। सेकेंड, छारी डांड की बात करें तो ये वेटलैंड गुजरात के कच्छ में स्थित है, रामसर साइट है। बन्नी घास के मैदानों के पास स्थित है गुजरात में। 30,000 से ज्यादा कॉमन क्रेन्स यहां पर देखने को मिलती है। काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड यहां पर देखने को मिलती है। तो ये भी जैव विविधता के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको दोनों को मिलाकर अब इंडिया में रामसर साइट की संख्या हो गई है 98। अभी तक रामसर साइट कितनी थी? 96, और अब कितनी हो गई? 98। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई है? महाराष्ट्र की पहली विमेन डिप्टी सीएम की बात करें तो यह बनी है सुनेत्रा पवार। अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को, जो कि एनसीपी लीडर भी है और राज्यसभा की एमपी है, सुनेत्रा पवार, इन्हें महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया। इस तरीके से महाराष्ट्र में अभी भी दो डिप्टी सीएम हैं। एक है एकनाथ शिंदे और अब एक नई बनी है अजित पवार की जगह पर सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने वाली पहली महिला है। ओके, 2024 में ये राज्यसभा एमपी नियुक्त की गई थी। तब से 6 साल के लिए राज्यसभा की एमपी है। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया भारत के असम राज्य में। असम राज्य में एक प्लेस है जिसे धेमाजी कहा जाता है। असम के धेमाजी में 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस कल्चरल फेस्टिवल को संबोधित किया था। देखिए यहां पर जो मिसिंग वर्ड है ना, एक्चुअल में ये एक जनजाति है। इसी जनजाति का कल्चरल यूथ फेस्टिवल है, जो कि ट्रेडिशन, लैंग्वेज और कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित किया जाता है। यहां पर ट्रेडिशनल डांस का आयोजन किया जाता है, फोक म्यूजिक का आयोजन किया जाता है और कल्चरल शोज आयोजित किए जाते हैं हर साल। तो इस बार ये 10वां एडिशन है मिसिंग यूथ फेस्टिवल का। मिसिंग ट्राइब असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। असम की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली है बोडो ट्राइब और दूसरी है मिसिंग जनजाति। ये डोनी पोलो की पूजा करती है, जो कि सूर्य और चंद्रमा है। और इसके अलावा इनका एक त्योहार बहुत फेमस है जिसे अली आय लिगांग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेन सिंगल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। और इस तरीके से नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेन सिंगल का खिताब जीता और यह इनका 7वां ग्रैंड स्लैम का खिताब है। और इसी के साथ इन्होंने अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया है। एक्चुअल में जो चारों ग्रैंड स्लैम में मेंस या वीमेन सिंगल जीत जाता है तो उसे करियर ग्रैंड स्लैम का टाइटल मिलता है। अभी तक कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीता था और इस बार उन्होंने वो भी जीत लिया। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर ने जीता था, इटली के प्लेयर है। और इन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया, जो कि जर्मनी के प्लेयर हैं। ये लास्ट ईयर का है, आप इसी ईयर का याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। विमेन सिंगल की बात करें तो विमेन सिंगल का खिताब एलेना रेबाकिना ने जीता। ये कजाकिस्तान की प्लेयर है।
और इन्होंने फाइनल में बेलारूस की आरेना सबालेका को हराया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में की गई थी। यह हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाला 4 ग्रैंड स्लैम में से साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। ऑफर ऑफ द डे आप सभी को बता देता हूं, आप सभी के लिए कंप्लीट हिस्ट्री का पैकेज यहां पर अवेलेबल है, जहां पर प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत तीनों ही आपके लिए कवर हो जाएंगे। स्पेशली सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये कोर्स है, जो स्टेट में एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट की पीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सेंट्रल में यूपीएससी के एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में आपका फाउंडेशन यहाँ पर तैयार हो जाएगा, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी और साथ ही साथ हर टॉपिक का यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा विथ मॉक टेस्ट, तो आप उसे भी लगाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, जहां पर काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको कंप्लीट हिस्ट्री पैकेज मिल जाएगा, तो क्लिक कीजिए लिंक पर और डायरेक्ट इसे अवेल कीजिए। ग्रेमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ग्रेमी अवार्ड ये अमेरिका के म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े अवार्ड है। इसमें कैटेगरी है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी। यह अवार्ड दिया गया है दलाई लामा को। किसे दिया गया? दलाई लामा को। दलाई लामा बौद्ध, जो तिब्बती बौद्ध धर्म है, उनके गुरु हैं। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में हमने इनको शरण दे रखी है। तो 68th ग्रेमी अवार्ड अभी आयोजित किया गया था, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। लॉस एंजलिस में यह आयोजित हुआ 68th ग्रेमी अवार्ड। अवार्ड एक एल्बम के लिए दिया गया है, एक अलग कैटेगरी है, मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा। यह एल्बम का नाम है दलाई लामा की, और इसे बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में ग्रेमी अवार्ड दिया गया। 90 साल के दलाई लामा को ये पहली बार ग्रेमी अवार्ड मिला है। देखिए अदर भी कैटेगरीज है, जहां पर मेन कैटेगरी में आपको बता देता हूं। एक एल्बम ऑफ द ईयर, डेबी तिरार मास फोटोस, ये एक स्पेनिश लैंग्वेज एल्बम है, तो पहली बार किसी स्पेनिश लैंग्वेज एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। बैड बनी की ये एल्बम है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो ये लूथर को दिया गया, जो कि केंड्रिक लामार और SZA का एल्बम है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करें तो ये मिला है वाइल्ड फ्लावर सॉन्ग को, जो कि बिली एलिश का सॉन्ग है। तो ये अदर कैटेगरीज है, इन पर भी नजर डाल लेना। ग्रेमी अवार्ड शुरुआत की गई थी 1959 में, ये पहली बार दिए गए थे। अमेरिका में दिए जाते संगीत के क्षेत्र में। लास्ट ईयर भारतीय मूल की एक अमेरिकन नागरिक और एंटरप्रेन्योर है चंद्रिका टंडन, इनको भी ग्रेमी अवार्ड दिया गया था इनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए। लास्ट ईयर का है, तो एक बार मैंने आपको फैक्ट बता दिया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल व्यय कितना प्रोजेक्ट किया गया है? फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का जो बजट अभी आया था, वो बजट का साइज कितना था? 53.5 लाख करोड़ रुपीस, 53.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है। टोटल एक्सपेंडिचर की यहां पर बात की जाती है बजट में, तो इसका साइज कितना है? 53.5 लाख करोड़ रुपए। लास्ट ईयर बजट का साइज था 49.6 लाख करोड़, जो कि अब बढ़कर हो गया है 53.5 लाख करोड़ रुपीस। देखिए 1 फरवरी को बजट लॉन्च किया गया था। निर्मला सीतारमन, जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। लगातार 9वीं बार सबसे ज्यादा बजट जारी करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है निर्मला सीतारमन। ओके, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया, लेकिन ये लगातार नहीं कर पाए थे, लगातार नहीं किया था। लगातार का रिकॉर्ड है निर्मला सीतारमन, 9 बार। इनके अलावा पी चिदम्बरम 9 बार इन्होंने बजट लॉन्च किया है, और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट लॉन्च किया है। अब बजट की हाईलाइट देखें तो रविवार को बजट पेश हुआ था। दूसरी बार है इंडिया के इतिहास में कि रविवार को बजट पेश किया गया। इसके पहले 1999 में यशवंत सिन्हा ने बजट रविवार को पेश किया था। 83 मिनट का बजट भाषण था निर्मला सीतारमन का। यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर है 53.5 लाख करोड़ रुपए। टोटल रिसिप्ट की बात करें ऋण को छोड़कर तो ये 36.5 लाख करोड़ रुपए है। ओके, टोटल टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो 28.7 लाख करोड़ रुपए है, और फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो ये जीडीपी का 4.3% है। ये अनुमान लगाया गया है कि इतना रहेगा। लास्ट ईयर फिजिकल डेफिसिट का अनुमान था 4.4% का।
पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल 12.2 लाख करोड़ रुपीस रहने वाले हैं, जो कि लास्ट ईयर 11.21 लाख करोड़ रुपीस थे। आज जो जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया गया है, प्रोजेक्शन 7.4% का है जीडीपी विकास दर। रक्षा बजट जो जारी किया गया रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट है, जो कि लास्ट ईयर 6.81 लाख करोड़ रुपीस का था। 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के लिए 67,670 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए हैं। और वीबीजी रामजी मिशन के लिए, जो कि मनरेगा का ही नया रूप है, इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये अब मनरेगा या फिर ये जो नया नाम किया गया है, इसके तहत 100 की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो पंजाब का आदमपुर हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास जी एयरपोर्ट किया गया है। यह पंजाब के जालंधर में देखने को मिलता है। एक भक्ति आंदोलन के बहुत महान संत थे गुरु रविदास जी, उनके नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। आपको पता है गुरु रविदास जी की 649वीं बर्थ एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट की गई है। इसी उपलक्ष्य में यह नाम बदला गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने लुधियाना में पंजाब के ही लुधियाना में हलवारा एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया है। ये इंडियन एयरफोर्स का एक एयरबेस भी है ना। हलवारा एयरपोर्ट कहां पर है? पंजाब में। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई भारत के गुजरात राज्य में। इस योजना का उद्देश्य है कि गुजरात के जितने भी गांव हैं उनको भी शहरों जैसी फैसिलिटी दी जा सके। तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस योजना का अनाउंसमेंट किया है। उद्देश्य है कि गांवों में शहरी सुविधाएं प्रदान कर ग्रामीण और शहरी अंतर को कम किया जा सके। ठीक है, तो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के जो सपना है उसको साकार करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना को लॉन्च किया गया। पहले चरण में 114 तालुका मुख्यालय वाले गांवों को विकसित किया जाने वाला है। हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सोलर एनर्जी वाले स्ट्रीट लाइटें, डिजिटल ई ग्राम सेवाएं, ये सभी दी जाएगी इस योजना को पूरा करने के लिए। आगे चलकर 10,000 से अधिक और गांवों को इस योजना में ऐड किया जाएगा। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारतीय राज्य बना है भारत का गुजरात राज्य। यहां भी गुजरात ही प्रथम है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेटा रिलीज किया था और इसमें बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक गुजरात की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 42.5 गीगावाट की है। इंडिया में सबसे ज्यादा। इंडिया में टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का 16.5% अकेले गुजरात राज्य प्रोड्यूस करता है, इंडिया में सबसे ज्यादा। इसमें अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो 25,529 मेगावाट की सोलर एनर्जी कैपेसिटी है गुजरात की। गुजरात में छतों पर जो सोलर पैनल लगे हैं ना, इंडिया में जितने भी लगे हैं उसका 25% अकेले गुजरात के घरों की छतों पर लगा हुआ है। और ये रूफटॉप सोलर पैनल से ही 6,412 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। और इसके अलावा विंड एनर्जी की बात करें तो 14,820 मेगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी है गुजरात की। तो ऑल ओवर देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गुजरात करता है रिन्यूएबल एनर्जी का। 42.5 गीगावाट इसकी कैपेसिटी है, इंडिया में सबसे ज्यादा। विश्व कैंसर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। ओके, तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी 2026 को इस साल भी मनाया गया। कैंसर के प्रति लोगों को अवेयर करना, इससे होने वाली मौतों को कम करना वर्ल्ड कैंसर डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2025 से 2027 तक इसकी एक ही थीम है, यूनाइटेड बाय यूनिक। तो ये थीम रखी गई है 2025 से 2027 तक की। कैंसर जब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो असामान्य रूप से वृद्धि करने लगते हैं तो ये कैंसर का रूप ले लेते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है ताकि इसके प्रति जागरूक किया जा सके, क्योंकि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज तक अगर डिटेक्ट किया जाता है
तो उसका इलाज किया जा सकता है, अदरवाइज फिर थर्ड या फोर्थ स्टेज में ये जानलेवा हो जाता है। तो कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी है और उनके थ्रू जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने संसद में रखवाई है 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगरिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्स शेयरिंग के लिए यह काम करती है ना। केंद्र और राज्य के बीच में जो कर बंटवारे को लेकर यह सुझाव देती है केंद्र सरकार को। फाइनेंस कमीशन यह बताता है कि सेंटर द्वारा लिया गया टैक्स कितना प्रतिशत स्टेट को दिया जाना चाहिए। 16वां फाइनेंस कमीशन यह गठित किया गया था 31 दिसंबर 2023 को। 5 मेंबर एक आयोग होता है, कमीशन होता है। इसके चेयरमैन है अरविंद पनगरिया, 16वें वित्त आयोग के। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को 30 नवंबर को सौंपी थी और इनकी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। तो 2026 से लेकर 2031 तक यह 5 साल के लिए लागू की जाने वाली है। 16वें वित्त आयोग की कुछ सिफारिशें जो दी गई है, वैसे तो काफी सारी है, लेकिन इसमें एक ये है कि पंजाब को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अब नहीं दिया जाएगा, जिससे हर साल पंजाब को 4,800 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या होता है इसको समझो। जब राज्य का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होता है तो भाई उसको दैनिक खर्चे चलाने के लिए भी पैसे राज्य के पास नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देता है, पर इस साल से ये पंजाब को नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा इसका गठन किया जाता है। पहले हमारे जो फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। जो 15वां फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष थे एनके सिंह। पहले की सिफारिश 1952 से 1957 तक लागू हुई थी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 2021 से 2026 तक। 16वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगरिया है, इसकी सिफारिश 2026 से 2031 तक लागू होगी। क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है वीरभद्रन रामनाथन को। वीरभद्रन रामनाथन, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है वीरभद्रन रामनाथन। 2026 का क्रेफोर्ड प्राइज इनको दिया गया। ये जो पुरस्कार है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है और इसे जियो साइंस के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। देखिए इन्होंने जो डिस्कवरी की है ना वीरभद्रन रामनाथन ने, इन्होंने CFC गैस के बारे में बताया था कि दुनिया में इन्होंने बताया था कि जो एसी और फ्रिज से CFC निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन परत को तो नुकसान पहुंचाती है, ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बड़ा कारण है। इसी के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए। तो काफी योगदान है इनका, वीरभद्रन रामनाथन का। मदुरई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में USA की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर है। अब यहाँ पर क्रेफोर्ड प्राइज की बात करें, इंटरनेशनल अवार्ड जियो साइंस, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। जियो साइंस का नोबेल कहलाता है। 1980 में शुरुआत की गई थी लेकिन पहली बार 1982 में दिया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये अवार्ड देती है। 6 मिलियन SEK इस अवार्ड के तहत दिए जाते हैं। ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपए ये होते हैं स्वीडिश, अगर हम उसमें देखें इंडियन मुद्रा में। चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? अनाहत सिंह ये स्क्वैश की बहुत ही फेमस इंडियन प्लेयर है। अनाहत सिंह अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इन्होंने वॉशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 का खिताब जीता। ये जो अवार्ड है ना एक्चुअल में PSA ब्रॉन्ज लेवल का खिताब है और ये अनाहत सिंह के जीवन का भी पहला PSA ब्रॉन्ज लेवल खिताब है। जो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन होता है ना वो इसका आयोजन करवाता है अलग अलग लेवल पर, जैसे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए। तो PSA ब्रॉन्ज लेवल का है स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026। इसको अनाहत सिंह ने जीता है जो कि स्क्वैश की प्लेयर है। दिल्ली से आती है। इन्होंने फाइनल में इंग्लैंड की जॉर्जिना कैनेडी को हराकर ये खिताब जीता।
इस जीत के साथ अनाथ सिंह की जो वर्ल्ड रैंकिंग है स्क्वैश में वो टॉप 20 में आ गई है। टॉप 20 में जगह बनाने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की स्क्वैश प्लेयर है अनाथ सिंह। केवल इनकी एज है 17 साल, दिल्ली से ही आती है। और पिछले साल भारत की जो स्क्वैश वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उसका भी हिस्सा थी अनाथ सिंह। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन पूरे वर्ल्ड में स्क्वैश गेमों का आयोजन करवाने वाली संस्था है। 1975 में इसका गठन किया गया था। यूनाइटेड किंगडम के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद्र सिंह। मणिपुर के नए सीएम युमनाम खेमचंद्र सिंह। तो अगर हम युमनाम खेमचंद्र सिंह की बात करें ना, तो ये एक कम्युनिटी से आते हैं। अगर हम कम्युनिटी देखें तो मैतेई कम्युनिटी से ये संबंधित है। और मणिपुर में जो हिंसा चल रही है वो मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच में। तो मैतेई कम्युनिटी के व्यक्ति हैं युमनाम खेमचंद्र सिंह। कुकी कम्युनिटी में भी इनका काफी पकड़ है, तो अब इनको मणिपुर का सीएम बनाया गया। लास्ट ईयर फरवरी 2025 से ही मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल है, जब एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। फिर अगस्त में प्रेसिडेंट रूल को 6 महीने और बढ़ाया। अब ये खत्म होने वाला था 12-13 फरवरी को, लेकिन उससे पहले ही सीएम अपॉइंट कर दिया गया युमनाम खेमचंद्र सिंह को। ये इम्फाल वेस्ट की सिंगजा मई सीट से विधायक है। 2017 से 22 तक मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के रूप में ये काम कर चुके हैं। 2 नए डिप्टी सीएम भी बने हैं। नेमचा किपगेन कुकी कम्युनिटी के हैं और लोधी दिखो नागा कम्युनिटी के। नेमचा किपगेन की बात करें तो ये मणिपुर की डिप्टी सीएम बनने वाली पहली महिला। मणिपुर में 66 विधानसभा की सीटें हैं। 32 एमएलए बीजेपी के, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। अजय कुमार भल्ला गवर्नर के पद पर हैं। मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं और 1 राज्यसभा की सीटें हैं। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता हरियाणा थंडर्स ने, और इन्होंने फाइनल में दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर यह खिताब जीता है। तो हरियाणा थंडर्स यहां पर हो जाती है विनर और दिल्ली दंगल वॉरियर यहां पर हो जाती है रनर अप। प्रो रेसलिंग लीग 2026 इसका फाइनल नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। 5वां एडिशन है इस साल। ये लीग जो है ना 2015 में शुरू हुई थी और इसका आखिरी जो 4था एडिशन है 2018 में आयोजित हुआ था। उसके बाद ये बंद था। अब 7 साल के बाद 2026 में 5वां एडिशन इसका आयोजन किया गया और विनर रहा है हरियाणा थंडर, रनर अप रहा दिल्ली दंगल वॉरियर। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क इसका ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर था इस साल। 7 साल बाद शुरू हुआ है, तो याद रखिएगा। विनिंग टीम को 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं और रनर अप को 75 लाख रुपए मिले हैं। प्रो रेसलिंग लीग शुरुआत 2015 में की गई थी। चर्चा में रही पेन्नियार नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? पेन्नियार नदी जल विवाद देखने को मिलता है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। ये एक नदी है जो कि कर्नाटका से निकलती है, पूर्व की ओर बहते हुए तमिलनाडु जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी के रीजन में गिरती है। तमिलनाडु होते हुए पूर्व में बहती है तो बंगाल की खाड़ी तरफ जाती है। तो इस नदी पर कर्नाटका कुछ डैम का निर्माण कर रहा है जिसका विरोध किया है तमिलनाडु ने। इसीलिए अभी पेन्नियार रिवर काफी सुर्खियों में थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि पेन्नियार रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल गठित किया जाना चाहिए। ओके, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में एक वाटर शेयरिंग को लेकर यह ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत यह बना है। तमिलनाडु का एलिगेशन है कि कर्नाटक द्वारा काफी सारे डैम बनाए जा रहे हैं, स्टॉप डैम, और इस डैम का निर्माण किया जा रहा है जिससे तमिलनाडु में पानी की कमी आएगी। तो इसीलिए ये सुर्खियों में 1892 में एक एग्रीमेंट हुआ था कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। रीजन जो उस वक्त थे उनके बीच में एक समझौता हुआ था कि भाई कर्नाटक बिना तमिलनाडु के लोगों की परमिशन के ऐसा कोई भी निर्माण नहीं करेगा। तो यही तमिलनाडु ने तर्क दिया है और अब पेन्नियार रिवर का केस सुप्रीम कोर्ट में है। तमिलनाडु के में दक्षिण पेन्नार, थेन पन्नई और कर्नाटक में दक्षिण पिनाकिनी के नाम से ये नदी जानी जाती है। उद्गम कहां से होता है? कर्नाटक से। कर्नाटक में नंदी हिल से यहां से निकलती है, पूर्व की ओर बहती है। कर्नाटक में 80 किलोमीटर बहने के बाद तमिलनाडु में जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। टोटल लंबाई है 497 किलोमीटर ऑलमोस्ट।
मैबलिन न्यूयॉर्क ने भारत के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मैबलिन न्यूयॉर्क ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कियारा आडवाणी को। किसको बनाया? कियारा आडवाणी, फिल्म अभिनेत्री है। यहां पर मैबलिन न्यूयॉर्क एक मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी, यूएसए में ये कंपनी बनी थी 1915 में, लेकिन फिर 1996 में फ्रांस की एक कॉस्मेटिक कंपनी लॉरेल्स ने इसका अधिग्रहण किया और ये लॉरेल्स की ही एक सब्सिडरी है वर्तमान में। तो मैबलिन न्यूयॉर्क की ब्रांड एम्बेसडर बनी है फिल्म अभिनेत्री कियारा आडवाणी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो बोर्ड है उसकी मेंबर बनने वाली पहली महिला बनी है निवेदिता दुबे। 13 मेंबर होते हैं बोर्ड में, इसमें से आज तक कोई महिला मेंबर नहीं बना, पहली बनी है निवेदिता दुबे। यूपी के प्रयागराज से आती है, 30 साल का एक्सपीरियंस है इनको एयरपोर्ट या एविएशन सेक्टर में। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्यों में इनको शामिल किया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स के रूप में। तो इतिहास में बोर्ड मेंबर की सदस्य बनने वाली पहली महिला। बोर्ड की बात करें तो एयरपोर्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ये सारे काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए करता है बोर्ड। 13 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, 3 वॉल टाइम मेंबर, 4 पार्ट टाइम मेंबर और 2 पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल मेंबर। इस तरीके से 13 मेंबर इसमें गठित किए जाते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है खंजर के नाम से। इस बार इसका 13वां एडिशन आयोजित किया गया है खंजर का, और यह आयोजन किया गया असम के मिसामारी में। यह भी चल रहा है दोनों देशों के बीच में, स्पेशली एक एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आंसर ले लिया है, मिसामारी असम में इसका आयोजन किया जा रहा है। 4 फरवरी को यह शुरू हुआ था, 17 फरवरी 2026 तक यह आयोजित किया जाएगा 13वां एडिशन। पार्टिसिपेट कौन करेगा? इंडिया की साइड से इंडियन आर्मी की एलिट पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान के बीच में किर्गिस्तान की तरफ से वहां की जो स्कॉर्पियन ब्रिगेड है, ये दोनों यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। पहली बार खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन 2011 में हुआ था और इसका 12वां एडिशन 2025 में किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था टोकमोक में। एटीपी मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं यूकी भांबरी। कौन बने? यूकी भांबरी। ठीक है, पहले कौन थे? पहले थे रोहन बोपन्ना, इनके बाद दूसरे बने हैं सेकेंड इंडियन मेंस डबल प्लेयर यूकी भांबरी। अभी क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया गया था, यूकी भांबरी ने स्वीडन के आंड्रे गॉरनसन्स के साथ मिलकर जोड़ी बनाकर ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला था। यहां पर ये 3rd राउंड तक ही पहुंचे, लेकिन रैंकिंग में बहुत अच्छी सुधार हुई थी और उसके बाद एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में शामिल हुए हैं यूकी भांबरी। रोहन बोपन्ना इसके पहले इसमें शामिल हो चुके हैं, इंडिया के टेनिस प्लेयर। दूसरे हैं यूकी भांबरी, ये मुख्य रूप से दिल्ली से आते हैं। पहले इनकी रैंक 22वीं थी, अब इन्होंने जंप किया है 20वीं रैंक पर। समाचारों में रहा, फ्यूगो वोल्केनो किस देश में स्थित है? फ्यूगो वोल्केनो देखने को मिलता है ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला एक मध्य अमेरिकी देश है ग्वाटेमाला। यहां पर अभी एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जो कि रिंग ऑफ फायर में आता है। इसका नाम है वोल्केनो डी फ्यूगो या फ्यूगो वोल्केनो। बहुत ही ज्यादा इसमें विस्फोट हुआ और 15,000 फीट की ऊंचाई तक इसकी राख जाती हुई दिखाई दी। ग्वाटेमाला जो है वो प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर में आता है, तो सबसे एक्टिव वोल्केनो रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलते हैं। तो ग्वाटेमाला में भी वोल्केनो डी फ्यूगो या फ्यूगो वोल्केनो देखने को मिलता है। ये जो ग्वाटेमाला है ना, सेंट्रल अमेरिकन वोल्केनिक आर्क में आता है। एक पूरी पट्टी है जो कि मध्य अमेरिका में फैली हुई है और यहां पर सबसे एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलते हैं। फरवरी 2026 में किस देश ने 16 वर्ष की से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाया है? तो फरवरी 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर नेशनल लेवल पर प्रतिबंध लगाया है स्पेन ने।
सबसे पहली बार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाने वाला देश ऑस्ट्रेलिया था। इसने दिसंबर 2025 में ऐसा कानून बनाया था। फ्रांस ने एक कानून बनाया है 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के बैन को लेकर, लेकिन अभी वो केवल पार्लियामेंट में एक हाउस में पास हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले ही स्पेन ने घोषणा कर दी, स्पेन के जो पीएम है पेड्रो सांचेज, इन्होंने घोषणा की है कि अपने देश में अब 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया को यूज नहीं कर सकते। तो दूसरा ऐसा देश बना है स्पेन। पहला कौन था? पहला था ऑस्ट्रेलिया। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, इसमें पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है त्रिपुरा। ठीक है, देखिए इंडेक्स जो है ना पंचायतों का डेवलपमेंट देखता है, ट्रांसपेरेंसी देखता है, और जो सर्विस डिलीवरी है उसके आधार पर पंचायतों को रैंक करता है। तो नंबर 1 पर जो राज्य आया है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने टॉप रैंक हासिल की है, पंचायतों में ये सभी काम हुए हैं वहां पर। त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी है पंचायत की, वो पहले स्थान पर है पूरे देश में। त्रिपुरा के सभी 1176 पंचायत में डेटा स्टोर करने और वेरिफिकेशन में इन्होंने 100% सफलता प्राप्त की है। नेशनल लेवल पर एक रिकॉर्ड है। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहले स्थान पर है त्रिपुरा। रैंकिंग में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को रैंक किया गया। अलग अलग 100 इंडिकेटर्स को यहां पर आधार बनाया गया। हेल्थ के लिए कोई पंचायत कितना अच्छा काम कर रही है, एजुकेशन के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, डिजिटल गवर्नेंस के लिए, इन सभी को यहां पर देखा जाता है। सबसे पहली बार ऐसा जो इंडेक्स था ना वो 2025 में आया था, तब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के डेटा के प्रदर्शन पर मापा गया था। और अब सेकेंड आया है, और सेकेंड जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है उसमें पहले स्थान पर है त्रिपुरा राज्य की पंचायतें। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। 17 कंट्रीज के प्लेयर यहां पर भाग ले रहे हैं। 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर राइफल और पिस्टल इवेंट का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 2025 में 16वां एडिशन आयोजित हुआ था। इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ था, और अब 17वां एडिशन हो रहा है इंडिया में। तो अभी तो ये चल रहा है, इसकी जब मेडल टेली आएगी तब हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम 16वें एडिशन की बात करें तब मेडल टेली में इंडिया पहले नंबर पर था 99 मेडल के साथ। ओके, इंडिया ने 50 गोल्ड, 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते थे, मेडल टेली में पहले स्थान पर। सेकेंड पर कजाकिस्तान था जहां पर आयोजन भी हुआ 70 मेडल के साथ, और चाइना तीसरे स्थान पर था 37 मेडल के साथ। तो शूटिंग चैंपियनशिप है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, इसकी शुरुआत 1967 में की गई थी और 27 देशों ने हिस्सा लिया था 2025 में। भारत ने ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज पहल को औपचारिक रूप से ज्वाइन किया है। ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रिक्स ने क्या, इंडिया ने क्या किया है कि ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज नाम का एक पहल ऑफिशियली ज्वाइन की है ब्रिक्स की। ब्रिक्स की स्थापना की गई थी 2009 में। वैसे ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हो चुकी थी अनऑफिशियली, लेकिन पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था, तो वहीं से ऑफिशियली स्थापना मानी जाती है। अभी यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के औद्योगिक दक्षता केंद्र में इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन हुआ है। इसे कहा जाता है ब्रिक्स इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी सेंटर। इसमें इंडिया ऑफिशियली शामिल हुआ है। एक्चुअल में ब्रिक्स देशों के बीच में इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए यह एक केंद्र की शुरुआत की गई है। ब्रिक्स 11 देशों का एक संगठन है। वर्ल्ड के विकसित और विकासशील देश यहां पर मेंबर है। आपस में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आपस में मिलकर काम करते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 में की गई थी। रशिया में पहली समिट हुई थी 2009 में, और यहीं से ब्रिक्स का गठन माना जाता है। और 17 समिट 2025 में ब्रिक्स के रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में लास्ट ईयर आयोजित की गई थी। ओके, तो यहां पर 2 से लेकर 8 फरवरी के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, सभी फैक्ट समझ आए होंगे। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।